Students, welcome to my YouTube channel KS Tutorials. So today we are going to study class 6 NCERT chapter 7, that is Ashoka, the emperor who gave up war of history. Okay students, so I have completed 6 chapters of class 6 NCERT from history book. So I hope आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होंगी और मैंने शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं चैप्टर 6 तक के सारे, ठीक है। तो अब जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का क्लास 6 का, तो फिर मैं आप सबको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगी कि हर चैप्टर से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड क्लासेस से कैसे कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज़ एनसीईआरटी सीरीज़ और आप सबको बहुत बेनिफिट भी मिल रहा होगा एनसीईआरटी बुक पढ़ के, क्योंकि आपको कहीं पे भी नहीं जाना है। आपको पूरी बुक से ही मैं डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ, एक एक लाइन आप सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आई होप आप सबको मज़ा आ रही होगी पढ़ने में और चीज़ें भी क्लियर हो रही होंगी ईजिली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, हमें बहुत चीज़ें कवर अप करनी है। ओके, तो अभी हम क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिर हम क्लास 7 की पढ़ेंगे, 8, 9, 10, इसी तरह हम 12 तक की सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे। पूरी एनसीईआरटी सीरीज़ हम कंप्लीट करेंगे। और सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, हम ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, हम साइंस भी पढ़ेंगे, हम सिविक्स भी पढ़ेंगे। ओके, तो हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे एक अशोका के बारे में, एक बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े एम्परर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक जो गर्ल है, इस गर्ल का नाम रोशन है। तो ये देखती है कि मतलब जो भी ये रुपए हमें मिलते हैं उसमें हम देखते हैं, या रोशन उसमें नोट्स में देखती है कि उसके कि जैसे कि गांधी जी के फेस के बगल में कुछ लायंस की इमेज वो देखती है। तो कहती है कि ये लायंस का क्या मतलब रोल है इस रुपीज़ में या नोट में, क्यों मतलब इन लायंस को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है हमारी कंट्री में। हम हर जगह देखते हैं कि लायंस का ये जो 4 लायंस, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, हमारा एम्बलम भी है, हमारा नेशनल एम्बलम भी इसे माना गया है। तो ये आखिर आया कहाँ से? तो इट इज़ हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर में अशोका के बारे में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। हम पहले मॉडर्न डायनेस्टी एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद अशोका ने क्या काम किए, कैसे कैसे उन्होंने धर्म को फिर अडॉप्ट किया, और फिर उसके बारे में हम पूरी मतलब डिटेल में चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, द लायंस दैट वी सी ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। ठीक है, तो ये लायंस जो कि हम अपने नोट्स में या कॉइन्स में देखते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत लंबी हिस्ट्री है। ठीक है, तो वही अब हम देखेंगे। तो दे वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। हम सारनाथ में भी देखते हैं। ठीक है, ये जो लायन है ये सारनाथ के पिलर्स में भी हमें देखने को मिलता है। हमने चैप्टर 6 में भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, सारनाथ के स्टोन पिलर्स में भी हमने इनकी कार्विंग देखी है स्टोन्स में। ओके, सो अशोका one of the greatest ruler known to history, and on his inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. Okay, तो हमने पहले ही बताया था कि जो ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस थी वो अशोका की इंस्क्रिप्शंस को ही मानी गई हैं। तो अशोका बहुत बड़े रूलर थे, ग्रेट रूलर थे, हिस्ट्री में माने जाने रूलर थे, और इनकी जो इंस्क्रिप्शंस हैं पिलर्स में इंस्क्राइब्ड की गई हैं, और अशोकन इंस्क्रिप्शन ही ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन कंसिडर की गई हैं। ओके, सो बिफोर वी फाइंड आउट वॉट was written in these inscription, let us see why this kingdom was called an empire. तो हम पहले ये देखते हैं कि इस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, उसके पहले हमें देखेंगे कि इस किंगडम को एम्पायर क्यों कहा गया। भाई किंगडम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है, किंगडम बहुत छोटी सी चीज़ है। एम्पायर का मतलब है कि पूरा मतलब हम लोगों ने पूरी मतलब हाफ ऑफ द टेरिटरी हमने अपने कब्जे में कर रखी। ठीक है, तो दैट इज़ एम्पायर, और जो एम्पायर को रूल करते हैं उन्हें हम एम्परर कहते हैं। तो अशोका कौन थे? अशोका अशोका के जो ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो मौर्यन डायनेस्टी से अशोका बिलोंग करते थे। और हम छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी सुना देते तो मौर्य डायनेस्टी से पहले नंद डायनेस्टी थी। नंद डायनेस्टी में जो लास्ट रूलर थे हमारे धनानंद थे। ओके, तो धनानंद रूलर थे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अय्याश टाइप के इंसान था, बहुत अय्याश टाइप का राजा था। वो अपनी प्रजा पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, हर समय अय्याशी, नाच गाना, मदिरा
पानी ये सब किया करता था। ठीक है, तो फिर उसी कोर्ट में, उसी के राज्य में एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मण कुल के थे जिसे हम कौटिल्य या चाणक्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मण का काम होता है कि राजा अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बताए, ओके, कि आप अपनी प्रजा का ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये गलतियां कर रहे हैं। तो वैसे ब्राह्मण वो भी चाणक्य भी धनानंद के पास गए और उन्होंने बोला कि हमारे सरहद पर एक ग्रीक रूलर आकर खड़ा हुआ है, सिकंदर, और वहाँ पे अटैक करना चाहता है और आप अपनी प्रजा पे और हमारे देश पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उसको फिर जो धनानंद है वो काफ़ी इंसल्ट करके उसको भगा देता है। तो फिर चाणक्य उसी टाइम से प्रतिज्ञा लेता है उससे कि मैं तुम्हारे पूरे कुल का, पूरे संपूर्ण राज्य का विनाश कर दूंगा और तुम्हारी जगह पे एक नए राजा को बिठाऊंगा। ओके, तो फिर वो एक छोटे से गांव के सिंपल से लड़के को, चंद्रगुप्त मौर्य को उठाते हैं, उसको ट्रेंड करते हैं पूरी तरीके से और फिर ट्रेनिंग देते हैं, कई सालों तक उसको ट्रेनिंग देते हैं। फिर उसके बाद अपनी राजनीति से, अपनी कूटनीति से चंद्रगुप्त को, धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त को थ्रोन पर, मगध की राजगद्दी पर बिठाते हैं। ओके, तो ऐसे हुआ था मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना हुई थी। तो चंद्रगुप्त ही पहले राजा थे, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर उन्हें कहा जाता है। ओके, तो चंद्रगुप्त मौर्य मोर देन 2300 ईयर्स अगो चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। मैनी ऑफ द चाणक्याज आइडियाज़ वर रिटन डाउन इन बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। ओके, तो चाणक्य की कई सारी जो ये पॉलिटिकल बुक है, कई सारी राजनीति की बातें हैं या कूटनीतिक बातें किस में लिखी गई, अर्थशास्त्र में लिखी गई, जो चाणक्य द्वारा लिखी गई। तो आई होप ये जो छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताया, आप इसे लिंक कर सकते हैं अशोका को। ओके, तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं डायनेस्टी। तो व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकेम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज़ ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। ओके, तो जब मतलब ये डायनेस्टी होती है क्या, तो जब एक ही फैमिली से कई सारे मेंबर रूलर बनते हैं एक के बाद एक के बाद, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डायनेस्टी। और मौर्यन डायनेस्टी में जो 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, चंद्रगुप्त और फिर उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोका। ओके, और चंद्रगुप्त अशोका के मतलब दादा थे। ओके, तो ग्रैंडफादर थे। ओके, नेक्स्ट देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर। अब आप देखिए कि हमने एम्पायर क्यों कहा। आप इस मैप में देखेंगे ना, ये देखिए, ये मैप आपको पूरी तरीके से दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये दिख रहा है आपको। तो इस मैप में आप देखेंगे कि देखिए कांधार से लेके लंपक, मनेशिरा से लेके पूरा इतना रीजन, ये पूरा अशोका के अंडर में था। ये पूरा रीजन अशोका के अंडर में था, मतलब समझो हाफ ऑफ टेरिटरी उन्होंने पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर रखी थी। तो इसीलिए इसको हमने किंगडम ना कह के एम्पायर कहा। ओके, इसी को हमने एम्पायर कहा। आप ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी ये रेड कलर के, ये जहाँ ये जो लंपक है, कांधार, मानशेरा, फिर ये शाहबाजगढ़ी, फिर कालसी, टोपरा, बाहापुर, मेरठ, लुम्बिनी, लौरिया, राराज, इलाहाबाद, गुज्जर, ओके, सारनाथ, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, दैट इज़ फिर पंगुरिया, गिरनार, सोपर्स, सनाथी, ओके, मास्की, येरागुड़ी, ब्रह्मगिरी और इधर से जौगड़ा, अंधौली, ये सब जगह हमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले। ओके, तो हमने देखा कि देखो यहाँ नॉर्थ अफगानिस्तान से लेकर के पूरा इंडिया के साउथ तक उनका राज प्रसार था। ओके, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी है, जो ब्लैक वाले, जो ब्लैक डॉट्स नहीं, ये वाला, ये तो इस ब्लैक डॉट से जो मार्क है ना, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ थे। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं तक्षशिला बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मानी गई, फिर ये पाटलिपुत्र बहुत इंपॉर्टेंट सिटी मानी गई, और ये उज्जैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी मानी गई। तो अगर हम देखें तक्षशिला से जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे तो उज्जैन हमें देखने को मिलेगा, और जब नॉर्थ से इधर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इधर पाटलिपुत्र देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने पर अशोका एम्पायर की कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है, तो दैट इज़ उज्जैन। ओके, तो ये बुक में लिखा भी है कि दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। Takshila was a gateway of the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south India. ओके, तो फिर उज्जैन क्या नॉर्थ से साउथ इंडिया में थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पे देखो, ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है ना, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट लोग रहते थे, जैसे कि मर्चेंट्स रहते थे, ऑफिशियल्स रहते थे, क्राफ्ट पर्सन्स रहते थे। ओके, ये इन सिटीज़ में रहते थे, तक्षशिला हो गई, पाटलिपुत्र हो गया और उज्जैन हो गया। ओके,
और बाकी एरियाज़ में अगर देखा जाए तो वहाँ पे विलेजेस गाँव थे, तो गाँव में फार्मर्स रहते थे और हर्डर्स रहते थे। और बाकी कुछ एरिया या सेंट्रल इंडिया में हम देखते हैं तो यहाँ पे फॉरेस्ट वर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट भी थे और इन्हीं फॉरेस्ट से लोग अपना खाना फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर करते थे, एनिमल्स को मार के खाते थे अपने खाने के लिए। तो देखिए हमने क्या देखा, एक तो सबसे पहली बात हम पूरा मैप देख लें कि पूरा ये जो था एंटायर एम्पायर वो अशोका के अंडर था, इसलिए हमने किंगडम नहीं एम्पायर इसे कहा। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ भी थी, तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। तो इन सिटीज़ में कुछ प्रोमिनेंट लोग रहते थे, कुछ इंपॉर्टेंट लोग रहते थे, जैसे कि मर्चेंट्स हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, कुछ क्राफ्ट पर्सनस रहते थे इन सिटीज़ में। ठीक है, और बाकी एरियाज़ में विलेजेस में गाँव में फार्मर्स रहते थे, हर्डर्स रहते थे। ओके, और सेंट्रल इंडिया कुछ फॉरेस्ट एरिया था, तो वहाँ से लोग क्या करते थे, कुछ फॉरेस्ट जैसे वुड हो गया, ठीक है, टिम्बर वुड से आपको जो टूल्स बनाते थे, जैसे आप भाला भी बनाते तो उसका जो पकड़ने का हाथ था जो होगा वो आप वुड से ही बनाओगे, लकड़ी से। तो कई सारी चीज़ें उनको फॉरेस्ट से मिल जाती थी जिससे वो सर्वाइव करते थे। और फ्रूट्स हो गए, फूड हो गए, तो फॉरेस्ट से गैदर कर लेते थे, एनिमल्स को हंट भी करते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर. These included the capital Patliputra, Takshila and Ujjain. Takshila was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to South India. तो जो एंट्रेंस होती है ना इंडिया में नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो ये तक्षशिला से होती थी। तक्षशिला एक गेटवे माना गया। ओके, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सनस प्रोबेबली लिव्ड इन दी सिटीज़। ठीक है, मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स और क्राफ्ट पर्सनस इन सिटीज़ में रहते थे। फिर in other areas there were villages of farmers and herders. In some areas such as central India there were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. Okay, तो forest produce को gather करते थे और animals को hunt करते थे, मारते थे खाने के लिए, फूड के लिए। People in different parts of the empire spoke different languages. अब देखो, अब इतनी बड़ी टेरिटरी थी उनकी, इतना बड़ा एम्पायर था, यहाँ कांधार से लेके ब्रह्मगिरी तक, तो जाहिर सी बात है लैंग्वेज अलग अलग होंगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे अभी भी आप देखते हैं हमारे इंडिया में, तो अगर आप जम्मू कश्मीर चले जाते हैं, नॉर्थ में चले जाएँ तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, साउथ में चले जाए तो वहाँ की लैंग्वेज अलग है, ईस्ट में जाए तो वहाँ की लैंग्वेजेस अलग है, और वेस्ट में जाए तो वहाँ की लैंग्वेजेस अलग है। तो वैसे ही सेम अशोका के टाइम पे भी था कि इतना बड़ा एम्पायर था, तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंग्वेजेस सेम नहीं होंगी, लैंग्वेजेस सब डिफरेंट थे। इसी तरह दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, इसी तरह ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाते थे एंड वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स एज वेल। जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि आज भी हम इंडिया में देखते हैं कि जैसे नॉर्थ में जाएँ, जम्मू कश्मीर वगैरह में जाए, तो वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की लाइफ स्टाइल, वहाँ की क्लोथिंग सब डिफरेंट है। ओके, वहाँ की ड्रेसिंग स्टाइल सब डिफरेंट है। अगर हम ईस्ट में चले जाएँ, ठीक है, ईस्ट इंडिया में चले जाए तो वहाँ में भी हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस अलग हैं, उनका फूड सिस्टम अलग है और साथ साथ उनकी ड्रेसिंग सेंस भी एकदम अलग है। सेंट्रल इंडिया में देखते तो अलग है, नॉर्थ साउथ में जाएंगे तो अलग मिलेगा हमें, और वेस्ट में जाएंगे तो अलग मिलेगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, राइट। नेक्स्ट, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। ओके, तो एम्पायर्स किंगडम से कैसे अलग है, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एम्परर्स नीड्स मोर रिसोर्सेज दैन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्ज दैन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। ओके, तो जो किंगडम के रूलर होते थे उनको हम किंग कहते थे और एम्पायर के रूलर को हम एम्परर कहते थे। सो एम्पायर इज बेसिकली a very larger than kingdom, so it needs more resources. Okay, तो emperor needs more resources than kings because the empires are larger than kingdoms. Okay, and because they need to be protected by big armies, और उनकी आर्मीज़ भी बड़ी होती थी, उनको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते थे, और उनकी एम्पायर बड़ा तो उनको बिग आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, बड़ी बड़ी आर्मीज़ की ज़रूरत पड़ती थी ताकि उनके एम्पायर को प्रोटेक्ट हम ईजिली कर सकें। एंड नेक्स्ट, सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड टैक्स, और इसीलिए उनको लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स की भी ज़रूरत पड़ती थी ताकि वो टैक्स को कलेक्ट कर सके। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, रूलिंग द एम्पायर। अब एम्पायर में रूल कैसे करते थे, तो एज अ एम्पायर वॉज सो लार्ज डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली। ठीक है, अब एम्पायर इतना बड़ा होता था तो इसलिए सारे जो पार्ट्स हैं ना, सारे वो अलग अलग तरीके से रूल किया जाता था, डिफरेंट वे से उनको रूल किया जाता था। ओके, अब द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज
अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्परर। और जो पाटलिपुत्र का जो एरिया होता था, पाटलिपुत्र होता था, वो डायरेक्ट एम्परर के अंडर होता था। तो एम्परर डायरेक्टली कंट्रोल करता था पाटलिपुत्र को, और बाकी जगह वो अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स, ओके, जो कि विलेजेस में रहते थे, टाउन्स में रहते थे, बाकी एरियाज़ में। तो दिस मीन्ड दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सनस एंड ट्रेडर्स, जो कि विलेजेस में रहते थे और टाउन्स में रहते थे, उन एरियाज़ में। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर्स, ठीक है। तो जो ऑफिशियल्स होते थे ना, ये क्या करते थे, पनिशमेंट भी देते थे। अगर जो रूलर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करता था या उनके ऑर्डर्स को ओबे नहीं करता था, मानता नहीं था, तो ये पनिशमेंट भी देते थे, ओके। तो मेनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज। अब इन ऑफिशियल्स को सैलरीज भी दी जाती थी, ओके, सैलरीज उनको दी जाती थी। नेक्स्ट, मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। अब देखो, इतना बड़ा एम्पायर है, अब रूलर तो एक जगह ही बैठेगा, जो राजा है, एम्परर है, वो एक ही जगह बैठेगा, तो वो अपने कुछ स्पाइस, मतलब जो एजेंट होते हैं वो, या जो गुप्तचर जिन्हें कहते हैं, वो अपने अपॉइंट करते थे और इन गुप्तचरों को भेजते थे, देखते थे कि ये ऑफिशियल अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, किसी भी सिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो सारी नॉलेज, सारी खबर वो एम्परर को आके देते थे, ओके। So, and of course the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. So there were other areas or provinces, each of these was ruled from a provincial capital such as तक्षशिला और उज्जैन, ओके। अब वहाँ पे और भी एरियाज़ थी, प्रोविंसेस थी, तो जितने भी कैपिटल्स, जितने भी एरिया, उनको रूल कहाँ से किया करता था, जाता था तक्षशिला और उज्जैन से उनको कवर किया जाता था, उन पे रूल किया जाता था। नेक्स्ट, ऑल्दो देयर वाज सम amount of control from Patliputra, and royal princes were often sent as governors, local customs and rules were probably followed. तो अब यहाँ पे कुछ जो कंट्रोल होता था पाटलिपुत्र से करा जाता था, और जैसे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती थी ना, तो ये अपने रॉयल प्रिंसेस को भेजते थे एज अ गवर्नर और एज अ लोकल कस्टम्स, तो वो वहाँ पे जाके फॉलो करते थे और अपने रूल वहाँ से इन प्रिंसेस, रॉयल प्रिंसेस के द्वारा रूल करता था एम्परर, ओके। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, दिस इज़ राइट। Next, besides there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers which were important for transport and to collect whatever resources were available as tax and tribute, okay। तो इसके अलावा कई सारी एरियाज़ थी जहाँ पे मतलब मौर्यज़ ने क्या किया, अपना रोड्स बनाया, रिवर्स बनाया, उनको यार रोड्स पे कंट्रोल करना, रिवर्स पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और साथ ही साथ वो टैक्स हो गए, ट्रिब्यूट हो गए, उनको कलेक्ट करने के लिए अवेलेबल था, ओके। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अर्थशास्त्र टेल अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स एंड साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो ऐसे जैसे कि अब अर्थशास्त्र बुक से हमें पता चलता है कि जो नॉर्थ वेस्ट है वो ब्लैंकेट्स के लिए इम्पॉर्टेंट था, और साउथ इंडिया गोल्ड्स और प्रेशियस स्टोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट था। तो इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। ये एक पॉसिबल था कि ये जो रिसोर्सेज हैं उनको एज अ ट्रिब्यूट कलेक्ट किया जाता था, ओके, एज अ ट्रिब्यूट इसे कलेक्ट किया जाता था। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट, देयर वर ऑल्सो फॉरेस्टेड रीजन्स. People living in these areas were more or less independent but may have been expected to provide elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. अब यहाँ पे कई सारे ऐसे रीजन्स थे जो फॉरेस्टेड रीजन थी, तो यहाँ पे जो क्या होता था, ये लोग इंडिपेंडेंट रहते थे, लेकिन इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप इन फॉरेस्ट से जो एलिफेंट्स है वो आप मॉडर्न ऑफिशियल्स को दो, टिम्बर दो, हनी दो, वैक्स दो, मतलब जितना भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता था वो मॉडर्न ऑफिशियल्स को वो लोग देते थे, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। अब एक मेगास्थनीज थे जो कि एम्बेसडर था, ठीक है, उसको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, और वो किसने भेजा था, एक ग्रीक रूलर था वेस्ट एशिया का जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने एम्बेसडर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के मौर्य के कोर्ट में भेजा और बोला कि जाओ वहाँ देखो कैसे चंद्रगुप्त मौर्य कैसे इंडियन रूलर्स रूल करते हैं, कैसे क्या काम करते। तो मेगास्थनीज ने लिखा जो उन्होंने देखा, तो मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका, उन्होंने डिस्क्राइब किया दैट द ओकेजन्स ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस, ठीक है। तो बोला कि भाई इंडिया में
जो राजा है उसको एकदम रॉयलिटी की तरह उसको मतलब माना जाता है, एक भगवान की तरह माना जाता है। ओके, फिर ही इज कैरिड इन अ गोल्डन पैलंक्विन, हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। आप बोला कि जो वो एक गोल्डन रथ, गोल्ड के रथ में उनको बैठाया जाता है और साथ साथ उसके अगल बगल एलिफेंट से में बैठे कुछ गार्ड्स लगे हुए होते हैं जो कि किससे डेकोरेट होते हैं, गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेट किए जाते हैं। सम ऑफ द गार्ड्स कैरीज ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। अब बगल में कुछ गार्ड्स भी होते हैं जो ट्रीज़ को कैरी करते हैं और उनमें कुछ बर्ड्स जो जिंदा बर्ड्स हैं उनको रखी जाती हैं। ट्रेन्ड पैरट्स होते हैं जो कि एम्परर के हेड पर रहती है। ओके, तो द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन, और जो किंग है वो नॉर्मली आर्म्ड वुमेन से सराउंडेड, घिरे हुए होते हैं। उनके अगल बगल सब जितनी भी वुमेन्स हैं वो आर्म्ड मतलब हथियार लिए हुई थी, मतलब क्योंकि फिर वो बोले कि हर टाइम वो जो एम्परर है उसको ये डर लगा रहता है कि कोई उसको मार ना दे, तो इसलिए वो पूरी तरीके से अपनी सुरक्षा करता है। ठीक है, अपनी तरह अगल बगल सारे गार्ड्स को रखता है, सर्वेंट्स को रखता है, ठीक है, आर्म्ड वुमेन्स को रखता है, और साथ ही साथ यहाँ तक कि जो फूड खाता है तो वो पहले एक्सपेक्ट करता है वो कि उसका पहले फूड टेस्ट किया जाए कि कहीं फूड में ही तो पॉइज़न नहीं मिला कि कोई मुझे मार दे, तो उसको हर समय डर लगा रहता है कि मुझे कोई मार ना दे, तो इसलिए वो अपनी सुरक्षा बहुत कड़ी रखता है। ओके, तो एक स्पेशल सर्वेंट को भी रखा जाता था कि उसके खाने से पहले उसका फूड टेस्ट करे। ओके, और साथ में उन्होंने ये भी बताया मेगास्थनीज ने कि ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। बोला कि 2 नाइट के बाद वो अपना रूम चेंज कर देते थे, हर 3rd नाइट में वो अपनी रूम चेंज कर लेते थे ताकि कहीं उस रूम के में कुछ ना हो जाए उन्हें, या मतलब एक तरीके से इतनी क्यों होता था वो इसलिए करते थे ऐसा कि मतलब उनको हमेशा डर लग रहा था कि कोई हमें मार न दे। अब हम बात करते हैं पाटलिपुत्र के बारे में, जो कि आज मॉडर्न डे में पटना के नाम से जानते हैं। तो दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। तो मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखा कि पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ी लार्ज और बहुत सुंदर सिटी है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, ये मैसिव के चारों तरफ वॉल से ये घिरी हुई है। इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स। बोला कि इनके 570 टावर्स हैं और 64 गेट्स हैं। ओके, और जो हाउसेज हैं, द हाउसेज या तो 2 मंजिला या 3 मंजिला घर हैं जो कि वुड से या मड ब्रिक से बने हुए हैं। ओके, द किंग्स पैलेस इज़ ऑल्सो अ वुड, और जो किंग पैलेस है वो भी वुड से बना हुआ है और इसमें स्टोन कार्विंग्स की डेकोरेशन हुई है, और इसके चारों तरफ क्या है, गार्डन्स बने हुए हैं, और वो अपने बर्ड्स को भी पिंजरे में रखता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ all about the emperor and the capital city. I hope this is clear to everyone. Okay, right? Next, our topic is Ashoka, a unique ruler. अब हम बात करेंगे अशोका, एक यूनिक रूलर की। तो द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अशोका एक पहला मॉडर्न रूलर था, एक पहला रूलर था जिसने अपने मैसेज को मतलब ट्रांसफ़र किया किसके थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। ओके, तो इंस्क्रिप्शंस बेसिकली क्या है, हमने पहले ही बता दिया कि ऐसी राइटिंग्स जो कि हार्ड सरफेस में लिखी गई हो, चाहे स्टोन्स में जो या तो वॉल्स में। ओके, तो मोस्ट ऑफ द अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। बोला है कि जो अशोका की ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस प्राकृत में लिखी गई हैं, और प्राकृत में है, और लिखी किस में गई हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स में। ओके, अशोकाज वॉर इन कलिंग। अब ये तो बहुत टर्निंग फेज था अशोका के लिए। जब अशोका की वॉर कलिंग में हुई तो इसको एक अशोका का सबसे बड़ा टर्निंग फेज था, टर्निंग पॉइंट था। तो कलिंग इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। ठीक है, कलिंग जो आज उड़ीसा है उसी में को कलिंग कहा जाता था। तो अशोका फॉट अ वॉर टू कॉन्कर कलिंग, हाउएवर ही वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars। ठीक है, तो अशोका ने जब कलिंग की वॉर जीत ली तो उसके बाद वो मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, और उन्होंने तब से डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसके बाद कोई भी लड़ाई नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना ज़्यादा चारों तरफ खून ही खून, सारी मिट्टी लाल ही लाल, हमने किसी के उनको ये था
कि वो जीतने के बाद भी बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनको ये था कि हमने किसी के बेटे को मार दिया, किसी के हस्बैंड को मार दिया, किसी के भाई को मार दिया। तो इसलिए अब उन्होंने ये कहा कि अब से हम लड़ाई नहीं करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अशोकाज इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। तो ये था, उन्होंने बोला कि ये अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो अशोका खुद से बोलते हैं, ये अशोका की ज़ुबानी है, ठीक है, ये अशोका की खुद से कही हुई बातें हैं जो हम इस पैरा में पढ़ने वाले हैं। तो दिस इज़ व्हाट अशोका डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। उन्होंने अपनी एक इंस्क्रिप्शन में खुद से जो उन्होंने कहा वो चीज़ें लिखवाई। बोला कि 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंग। बोला कि 8 साल हो गए मैं जब राजा बना, और मैं राजा बने हुए मुझे 8 साल हो गए और मैंने कलिंग जीता। ठीक है, आज मैंने कलिंग जीता। अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड एंड मोर देन 1 lakh ऑफ पीपल वर किल्ड। बोला कि मैंने 1 लाख से भी ज़्यादा, 1.5 लाख तक के लोगों को कैप्चर किया और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मार दिया। ठीक है, मर गए। दिस फिल्ड विद मी विद सॉरो। तो उन्होंने बोला ये मुझे बहुत दुखदाई लगा, इसने मुझे पूरा दुखों से भर दिया। अब ऐसा क्यों? तो वेन एवर एन इंडिपेंडेंट लैंड इज कॉन्कर्ड लैक्स ऑफ पीपल डाई एंड मैनी आर टेकन प्रिजनर, ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स ऑल्सो डाई। उन्होंने बोला कि जब हम कोई एक इंडिपेंडेंट लैंड को कॉन्कर करते हैं तो कई लाखों लोगों की डेथ होती है, कई लोगों को हम जेल भेजते हैं, कई ब्राह्मण्स और मॉन्क्स की डेथ हो जाती है। ओके, कई निर्दोष इसमें मारे जाते हैं। उन्होंने बोला पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू देयर स्लेव्स एंड सर्वेंट्स डाई और लॉस देयर लव्ड वंस। उन्होंने बोला कि जो अपने रिलेटिव्स को कुछ खो देते हैं, कुछ अपने दोस्त को खो देते हैं, कुछ अपने भाई बाप को खो देते हैं, कुछ तो, और हम अपने सर्वेंट्स को, मतलब कहीं हम अपने लव्ड वंस को इसमें खो देते हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म। ओके, अब यहाँ से धम्म की शुरुआत होती है। उन्होंने बोला इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ और अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं धम्म का मार्ग अपनाऊँगा। अब मैं अपनी टीचिंग्स, अपनी धम्म की टीचिंग से लोगों का दिल जीतूँगा। अब मैं लड़ाई नहीं करूँगा, अब मैं धम्म की नीति से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूँगा, जैसे हम आज भी करते हैं। ठीक है, आज भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जब बात करते हैं तो हम अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, अपनी पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू, पॉलिटिकल नीतियों के थ्रू हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ना कि वॉर करते हैं। ओके, बोला कि एक युद्ध सबसे ज़्यादा घातक होता है। सो आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम इज़ मच बेटर दैन कॉन्करिंग दैम थ्रू फोर्स। उन्होंने बोला कि मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों को अपने तरफ करूँ धम्म की टीचिंग से, ना कि ज़बरदस्ती से, तो वो मुझे पसंद भी करेंगे। तो आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। तो उन्होंने बोला कि मैं इस मैसेज को इंस्क्राइब कर रहा हूँ, और ये क्यों कर रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में वो, चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरा ग्रैंड सन हो, वो लड़ाई के बारे में भी सोचे ना। तो इसलिए अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने धम्म को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो हाउ डिड द कलिंग वॉर ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अशोकाज एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर। तो मैंने बोला कि इतनी ज़्यादा त्रासदी देखने के बाद, इतनी ज़्यादा मृत्यु देखने के बाद अशोका को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ और बहुत ज़्यादा दुखी हुए, और फिर उन्होंने धम्म का रास्ता अपना लिया। ओके, तो धम्म इज़ द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म। ठीक है, धर्म एक टर्म, संस्कृत टर्म है और उसका प्राकृत वर्ड है धम्म। ओके, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट वाज अशोकाज धम्म। अशोकाज धम्म क्या? तो अशोकाज धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड। तो अशोका के धम्म में हम ये देखते हैं कि कोई किसी गॉड की हमें पूजा नहीं करनी है, ना किसी कोई सैक्रिफाइस हमें परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teachings of the Buddha. ओके, तो उन्होंने बोला कि एक एज अ फादर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को समझाऊं, सिखाऊं, और वो किसकी टीचिंग से इंस्पायर्ड हुए थे? बुद्ध की टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ओके, तो वो उन्होंने बोला कि मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने लोगों को धर्म का रास्ता, धम्म का रास्ता बताऊँ। देयर वर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो उनको ट्रबल करते हैं। तो पीपल इन द एम्पायर फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड दिस समटाइम्स लेड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब उस टाइम क्या था कि जो लोग थे एम्पायर में कई डिफरेंट रिलीजन्स को फॉलो करते थे और वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते थे। तो एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। सो बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज
एंड अमंग्स नेबर्स अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अशोका की ने फील किया कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। तो उन्होंने ऑफिशियल्स को अपॉइंट करना स्टार्ट कर दिया, जो थे जिन्हें कहा जाता था धम्म महामत। ओके, धम्म महामत। तो इनका काम क्या होता था, ये जगह जगह जाते थे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस, और धम्म की टीचिंग्स देते थे लोगों को। ओके, नेक्स्ट, बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। अब साथ साथ ये तो धम्म महामत को तो उन्होंने अपॉइंट किया ही कि आप जाइए जगह जगह और लोगों को धम्म के बारे में बताइए, साथ साथ इन्होंने अपने मैसेजेस को रॉक्स और पिलर्स में भी इंस्क्राइब्ड करना स्टार्ट कर दिया, ताकि लोग इसे पढ़ें, इन मैसेजेस को पढ़ें और उनको फॉलो करें। तो एंड इंस्ट्रक्टिंग हिज ऑफिशल्स टू रीड हिज मैसेज टू दोज हु कुड नॉट रीड इट देमसेल्व्स। और ऑफिशल्स को बोला कि जो खुद से ना पढ़ पाए, ठीक है, जो खुद से ना पढ़ पाए तो ऑफिशल्स उनको पढ़ें और उनको बताएं कि आखिर ये क्या लिखा है। ठीक है, धम्म के बारे में समझाएं। तो अशोका ने अपने मैसेंजर्स कहाँ कहाँ तक भेजे, उन्होंने इंडिया में ही नहीं बल्कि उन्होंने सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका जैसे कंट्रीज़ में भी अपने धम्म को स्प्रेड किया। ओके, अब साथ ही साथ उन्होंने रोड्स भी बनाए, कुएँ भी खुदवाएँ, डग वेल्स एंड बिल्ड रेस्ट हाउसेस, घर भी बनवाएं। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट भी अरेंज करते थे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट अशोका, अ ग्रेट एम्परर। ठीक, आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। ये चैप्टर बहुत ईजी था, बहुत सिंपल था, मैंने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया पूरा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट बनाऊंगी तो इसके शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, सो for that subscribe my channel for further notification or press bell icon. Okay students, so take care, bye bye.